हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं मनमत सलाह आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल। और यहाँ पे दोस्तों मोस्ट अवेटेड टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने करना वो वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 95वां। वाह भाई वाह भाई वाह, देखते ही देखते 95वां दिन हमारे पास में आ गया है। क्या बात है जी, देखकर मैं खुद चौंक जाता हूँ। तो 95 दिन से पहले की अगर आपने क्लास ही नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे इससे पहले वाले दिनों के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। पेपर 2 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चैनल आपको दे रहा है, उसके भी सारे लेक्चर्स लगभग लगाए जा चुके हैं जो हमने आपको वादा किया था, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जेआरएफ की ओर हम भाग रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि आप ड्रीम और जेआरएफ पर जो नारा स्टैंड ने दिया उसके पीछे दिलो जान से लग जाएं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसकी टिप्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वास्तव में अगर अपने बात करें तो किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजी काम में नहीं आती, क्योंकि एग्जाम में जाकर बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हम उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे आज पहुंचने वाले हैं जो कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये वाली जो टिप्स हैं वो तो आपके काम आ ही जाएगी। तो बेसिकली रीडिंग कम्प्रीहेंशन कोई भी लेक्चरर, कोई भी टीचर, कोई भी माइका लाल आपका तैयार नहीं करवा सकता है, वो तो आपकी खुद की प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है। लेकिन मैं आपके साथ में वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज डिस्कस करूंगा जिससे आपको काफी हद तक मदद जरूर मिल जाएगी और आपको एक रास्ता पता लग जाएगा कि अच्छा इस रास्ते पर हमने आगे बढ़ना है। तो मैं तो ट्रू एंड फेयर व्यू आपके साथ में आज पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ कि फिर आप कहोगे यार ये सब चीजें तो ऐसे है और वो है, तो पहले ही बता दिया जी मैंने आप लोगों को। एबी गुरुजी चैनल का नाम है और पूरा मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, पूरा बने रहोगे ना तभी मजा आएगा, वरना तो फिर राधे राधे रहेगी। फेसबुक का और टेलीग्राम का जो हमारे पास में ग्रुप है वो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप स्पेशल स्टडी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, एबी गुरुजी चैट ग्रुप उसका नाम है, डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं और गाइडेंस का फायदा लेना चाहते हैं बेसिकली, तो आप मिनिमल सी फीस देकर उसमें ऐड हो सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर है तो वहां पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपने देखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, कोई चिंता नहीं। अब एग्जाम बहुत पास में, ऐसे में आपके लिए तो स्पेशल ग्रुप बनाए गए हैं क्विज को लेकर। क्विज का पेपर 1 का ग्रुप अलग है, क्विज का पेपर 2 कॉमर्स वालों का ग्रुप अलग है। इसका प्राइस 99 है और इसका प्राइस भी 99 है, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कॉम्बो पैक लेते हैं तो 149 प्राइस कम कर रहा है। बेसिकली एकदम फ्री टाइप का ये आपके लिए ग्रुप रखा गया, इतना मिनिमल प्राइस हमने रखा है। तो हर दिन टोटल मिला के 4 कुछ तो आपके साथ में डिस्कस की जाती है, कभी कभी ज्यादा भी हम कर देते हैं। तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पर आप व्हाट्सएप कर देना, हमारे टीम मेंबर्स आपको ऐड कर देंगे। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, मैं अपने काम पर लग चुका हूं, आप लोग भी अपने काम पर लग जाओ और अटेंडेंस लगाना शुरू कर दो डियर। हाँ जी, देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन की पहले तो मैं एक टिप्स आपके साथ में डिस्कस करूं और उसके बाद में एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ताकि आपको बताऊं कि किस तरीके से रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्या मतलब तरीका होना चाहिए उसका। सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि डू नॉट अटेम्प्ट कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन वेरी फर्स्ट। कई बार एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन आपके लिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन का डाल दिया जाता है। स्टूडेंट सोचता है कि भाई पहला क्वेश्चन मैं कैसे स्किप कर दूं, मैं तो पहले क्वेश्चन को ही करना शुरू करूंगा। वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को करना शुरू कर देता है, पहले पैराग्राफ पढ़ता है, फिर क्वेश्चंस पढ़ता है और उसके बाद में वो टाइम देख लेता है गलती से। उसको नजर में आता है कि अरे 7 मिनट हो चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ वाले का तो देखूं जरा, अरे देखूं तो, अरे वो तो 11वें क्वेश्चन पे पहुंच चुका है। ओ माय गॉड, हाय दैया और मोरी मैया, मैंने तो 7 मिनट वेस्ट कर दिए, मेरे हाथ से अटेम्प्ट जा चुका है। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या गलती कर दी, जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन है, अच्छा इसको पैराग्राफ में ढूंढता हूँ, अरे कहाँ है, अरे कहाँ है, अरे नहीं मिल रहा, अरे गया जी, ये अटेम्प्ट तो गया जी, ये गया। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में यहां पर हो जाती है। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिए और पहला क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिलना मुश्किल हो गया ना, तो वहीं के वहीं आपका मोरल जो है ना वो डाउन हो जाएगा, आप एग्जाम देने लायक बचोगे ही नहीं। आपके दिमाग बार बार आपको ये चीज सताएगा कि यार तूने 7 मिनट खराब कर दिए, यार तूने 8 मिनट खराब कर दिया, अब तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। तो ऐसा होगा वहां पर भी, तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए आप सीधी सीधी बात अपने दिमाग में रखिए, इसको आपने सबसे लास्ट में यहां पर करना है, ठीक है ना। हाँ, अब तेरा क्या होगा
नमक खा लिया, वो बोलेगा सरदार सरदार मैंने आपका नमक खाया है, वो कहेगा अच्छा नमक खाया है, अब फेल होने की गोली खा, ठीक है ना। तो पहले अटेम्प्ट मत करना। और जब मैंने आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करवाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि डाटा इंटरप्रिटेशन को सेकंड लास्ट नंबर पे आपने अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपका 41 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो डाटा इंटरप्रिटेशन का होगा, 46 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो रीडिंग कंप्रीहेंशन का होगा। ये आपने अपने पास में रखना है, बाकी आप लोग अपनी मर्जी कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर ही है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी। एस्टिमेट टाइम टू डिवोट द रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब यहां पर देखो जी, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लो, कभी आपने रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए कितना टाइम अपनी पूरे 60 मिनट का डिवोट करना है। स्ट्रेटेजी हर एक स्टूडेंट अपने दिमाग से बनाता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कि मतलब आप मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में कितना टाइम देने वाले हैं, पीपल डेवलपमेंट में कितना टाइम देने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में आपको कितना टाइम लगता है, कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस में आपको कितना टाइम लगता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में कितना टाइम लगता है, ये तो आपको पता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि आप पहले से एस्टिमेट करके जाना भी, रीडिंग कंप्रीहेंशन जब भी आएगा ना तो आप उसमें इतना टाइम देने वाले हैं। मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं, एक एवरेज बच्चा जो है वो अगर 8 से 10 की स्ट्रेटेजी बनाता है कि 8 से 10 मिनट में डिवोट कर सकता हूं, तो वो बिना एक्स्ट्रा प्रेशर वाले होंगे जी। ये एक एवरेज स्टूडेंट की यहाँ पर स्ट्रेटेजी हो सकती है, यानी 8 से 10 मिनट तो आप कम से कम बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के यहाँ पे डिवोट कर सकते हो, इसमें कोई प्रेशर वाली बात यहाँ पर नहीं कही जाएगी। अब ये 8 से 10 मिनट वाली स्ट्रेटेजी क्या होगी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद में तीसरी बात आपके लिए सबसे खास है कि आप रीडिंग कंप्रीहेंशन में कभी भी पैसेज को पढ़ना शुरू मत किया करो। देखिए आप जानते हैं कि जो पैसेज आपके सामने आएगा वो बिल्कुल नई चीज आपके लिए होगी, और जब कोई नई चीज आप पहली बार सुनते हो तो पहली बार में 100% आपको उसके बारे में नहीं पता लगती, 50% तक की अंडरस्टैंडिंग आपके पास में उसकी आती है। और पैसेज की लैंग्वेज वैसे भी थोड़ी सी टफ यहाँ पे रखी जाती है, तो इस परसेंटेज को और आप कम ही कर दो। तो आपके पास में क्या तरीका हो सकता है कि यहां पर आप ना पैसेज को कभी भी मत पढ़ो सीधा, जब रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन आपके सामने आया तो उसका क्वेश्चन आप पहले पढ़ो। और यहां पर आपके पास में स्कीमिंग स्ट्रेटजी आ चुकी है कि आपने ये प्राइसिंग स्कीमिंग वाला नहीं है, कहीं आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट इसके अंदर प्राइस स्कीमिंग वाला डाल दे। स्कीमिंग स्ट्रेटजी अलग है, प्राइस स्कीमिंग अलग है। तो स्कीमिंग स्ट्रेटजी में क्या है कि ऊपरी तौर पर आपने मलाई मलाई अपने पास में छांट लेनी है। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पैसेज को तो आपने कब पढ़ना है मैंने आपको आगे जाके बताना है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो उसमें से मलाई मलाई आप छांट लो। भाई क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया कंटेंट क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा उसका कंटेंट पता लग गया, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लिया, तीसरे को पढ़ लिया, चौथे को पढ़ लिया, पांचवें को पढ़ लिया। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट आपका चला जाएगा जी क्वेश्चंस को पढ़ने में और उसके कंटेंट को समझने में, भाई क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। अब कंटेंट पढ़ के उसका अचार तो डालना नहीं है, उसको आपने अपने पास में शीट में रखना है। ऑनलाइन एग्जाम जब आपका होता है तब आपको 2 शीट दी जाती है एग्जाम की शुरुआत में, 2 पन्ने दे दिए जाते हैं और एक पेन दे दिया जाता है कि भाई आप इसके ऊपर कैलकुलेशन कर लेना। तो उस पन्ने में ही आप इन 5 क्वेश्चंस के कीवर्ड अपने पास में जरूर लिख लीजिएगा। ये आपके पास में स्कीमिंग स्ट्रेटजी। आपने अभी तक क्या किया है, रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन आपके सामने आया, पैसेज को आपने आगे की ओर कर दिया और क्वेश्चंस पढ़ लिए। उन 5 क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उन्हें आपने अपने पास में लिख लिया कि भाई ये कंटेंट की चीज है। तो इसमें आपका अभी तक 1 मिनट जा चुका है। उसके बाद में आपने जाना है पैसेज की ओर पढ़ने के लिए। मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, चिंता मत करना। जब आप कीवर्ड्स लिख रहे हैं तो उसमें आपको सिनोनिम्स मिल सकते हैं। जैसे पैसेज के अंदर लिखा हुआ है पानी, पैसेज के अंदर पानी लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन के अंदर पानी लिखा हुआ है लेकिन पैसेज के अंदर आपको जल देखने को मिल सकता है, तो सिनोनिम्स वर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्टली जैसे पानी लिखा हुआ है तो पैसेज में भी पानी मिल सकता है। और रिलेशन, यहाँ पर उस वर्ड से रिलेटेड कुछ लाइंस वहां पर पैसेज में मिल सकती है। तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है मैं आपको पैसेज करवाते वक्त समझा दूंगा। अगला आपके पास में टिप है कि डू नॉट स्टक ऑन एनी टेक्निकल वर्ड। अब पैसेज पढ़ने के दौरान मैंने आपको पहले बता दिया कि लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ होगी, तो ऐसे में वहां पर कोई टेक्निकल वर्ड आ जाए तो उसमें आप स्टक मत हो जाना, यार इसका क्या मतलब होता था, अरे इसका क्या था, अरे यार ये क्या था, ऐसे ऐसे मत करना। वहां पर चिंता की कोई बात नहीं है, आसपास की जो लाइनें हैं ना उससे उस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश आपने करनी है। तो ये आपके पास में इसकी ट्रिक हो सकती है। तो ये गिनी चुनी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं चाहता तो भाई और सारे पन्ने भर देता, लेकिन वो सब काम की नहीं है। वो तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप में भी है कि क्या क्या चीजें बेसिक होती है उसका आप ध्यान रख सकते हैं। ये खास बातें हैं, इन चीजों का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। सबसे मुख्य बात आपके लिए कि रीडिंग कंप्रीहेंशन को लास्ट में करना, अगर मेरी बात मानते हो तो। दूसरी बात यहाँ पर है कि आप अपने घर से सोचकर जाना कि रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपने कितना टाइम देना, ताकि एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज ना हो जो भाई इतना टाइम लग गया उतना टाइम लग गया। तीसरी बात यहाँ पर है कि पैसेज को आपने नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस के कंटेंट को अपने पास कॉपी में लिखना है, और कंटेंट का मतलब 1-2 वर्ड से ही है, ज्यादा पूरी का पूरा क्वेश्चन लिख दो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है।
तो कंटेंट बेसिकली क्या है, वो आपने अपने दिमाग में रखना है, उसे याद रखना है, उसके बाद में आपने पैसेज पढ़ने की ओर जाना है। कंटेंट लिखते वक्त आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि इन कंटेंट वाले शब्दों का कुछ सिनोनिम वहां पे हो सकता है, डायरेक्ट वर्ड भी देखने को मिल सकता है, और उसका वर्ड का आसपास की चीजें, रिलेशंस को भी कुछ वहां पर तवज्जो दी जा सकती है, वहां पे देखने को मिल सकता है, और किसी टेक्निकल वर्ड के अंदर आपने नहीं फंसना है। अब जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया वो हिंदी का है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो कहेंगे और सर हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन क्यों लेके आए सर, आप इंग्लिश में लेकर आते हैं। तो आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ में यहाँ पर एक तरीका डिस्कस करने वाला हूँ, पैसेज को आपने किस तरीके से करना है, तो आप उस तरीके को पकड़ने की कोशिश करना। यहाँ पर ये मत सोचना कि तो हिंदी का ही हमारे काम का नहीं, वो नहीं है। कंटेंट को पकड़ो और अपने पास में प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना। तो यहाँ पर हमने क्या करना था, मैं जी चला गया जी, और पैसेज का क्वेश्चन मेरे पास में आ गया और पैसेज मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। यदि भारत को अपने आंतरिक शक्तियां, अरे सर रुको ना, सर रुको ना, क्या हो गया जी, क्या हो गया सर, आपने तो कहा था पैसेज नहीं पढ़ना, तो आप पैसेज क्यों पढ़ रहे हो। हाँ सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी मैं नीचे जाता हूँ, सॉरी भूल गया था जी, भूल गया। थैंक यू जी, थैंक यू, मेरे स्टूडेंट ने मुझे याद दिला दिया। हाँ बहुत बढ़िया, पैसेज नहीं पढ़ना है, सीधा जाना है क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन पूछा गया पहला, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर विकसित भारत की कल्पना जो है वो एक मुख्य टर्म हो गया। आपने क्या किया, इस टर्म को उठाया, अपने पास शीट में पहला नंबर हेडिंग लगाया और इसमें लिख दिया विकसित भारत की कल्पना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। अब प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति और मार्ग प्रशस्त, ये दो कीवर्ड्स आपके लिए हो गए हैं। इन दो कीवर्ड्स को आपने पैसे में पढ़ना है। यहां पर आप लिखेंगे प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति और मार्ग प्रशस्त। उसके बाद में आप बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम क्या होगा। प्रौद्योगिकी आगत, ये आपके पास में तीसरा कीवर्ड हो गया, ठीक है ना, तीसरा कीवर्ड प्रौद्योगिकी आगत हो गया। चौथा आपने देखा, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चौथे आयाम को इंगित करता है। तो चौथा आयाम आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन का कीवर्ड हो गया। पांचवा आपने पढ़ा, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। पांचवा कीवर्ड हो गया अधिक उत्पादक रोजगार। ये लो जी, आपने 1 मिनट लगा दिया और आपके पास में 5 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। इस तरीके से आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ये सांत्वना दे सकते हैं। अभी मैंने देखो जी 5 क्वेश्चन जो है वो रीड कर लिए हैं और अब मैं इसके आंसर की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। तो अब जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे तो ये पैसेज आपके लिए नया नहीं होगा। पूरे पैसेज को पढ़ने में जो आप अपनी फोर्स लगाएंगे, उस पैसेज में आप अपनी फोर्स को लगा रहे हैं, तो उस फोर्स के बदले में आपको कुछ ना कुछ जो है वो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्टली अगर पैसेज को पढ़ने जाएंगे तो आप अपनी फोर्स ही लगाएंगे, रिवॉर्ड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग जरूर 50% की मिल जाएगी। लेकिन जब आप फिर वापस क्वेश्चन पे जाएंगे और फिर से पैसेज पे जाएंगे तो आपकी डबल फोर्स वहां पर लग जाएगी, और टाइम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेट के एग्जाम के अंदर होता है। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक ही बार पैसेज को पढ़ के आंसर्स की ओर भाग सकते हैं। तो पांचों कीवर्ड्स एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं। क्या था, विकसित भारत की कल्पना था, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति, मार्ग प्रशस्त दूसरे क्वेश्चन के लिए, प्रौद्योगिकी आगत तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन चौथा आयाम है, और पांचवा क्वेश्चन अधिक उत्पादक रोजगार हमारे पास में है। अब हमने बढ़ना है इस पैसेज को पढ़ने की ओर। पैसेज स्क्रीन पर आ गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना डियर। हाँ ठीक है ना, जी हाँ सर बिल्कुल लाइक कर देंगे। आज के दिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मुझे नहीं पता इस खुशी का क्या कारण है, बस मैं आज मतलब मेरा मूड जो है वो आज सबसे बेस्ट वाला मूड है आज। तो आज मैं बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले करते हुए मूड के साथ हूँ। तो आज की स्टडी में अगर कुछ लाइनें मेरी इधर उधर हो जाए तो उस चीज को प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा। आज सर ऐसी कैसी लाइनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो प्लीज इन चीजों को इग्नोर कर देना। और जो चीज मैं यहाँ पर समझाने आया हूँ उसमें कोई कमी नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो चलो जी अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना सारे जने। यदि भारत को अपनी आंतरिक शक्तियां विकसित करनी है, अब इंग्लिश मीडियम वाले प्रॉब्लम में मत आना भाई इनका क्या मतलब है, मैं आपको जो समझाने के प्रयास कर रहा हूं उसको समझना। तो उसको 3 गतिशील आयामों, जनता, सर्वांगीण अर्थव्यवस्था और सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी आवश्यकता करनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये प्रौद्योगिकी आवश्यकता करना है एक चौथे आयाम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जैसे ही चौथे आयाम देखा ना हमारे कान खड़े हो गए। चौथा आयाम तो हमने किसी क्वेश्चन के लिए कीवर्ड लिखा था। अब आपके पास में तो साइड में पढ़ना होगा तो आपको पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन के लिए आपने कीवर्ड लिखा था। मेरे साइड में पढ़ना नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा। ये हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन के लिए था जी। चौथा आयाम जो है वो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर था, तो हमने देखना इस क्वेश्चन को। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है, यानी कौन सा चौथे आयाम के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हमने ये देखना है। अब ये चौथा आयाम जो है हमारे पास में यहां पर आया था, और ये लाइन यहां से शुरू हो रही है, तो हमें इस लाइन को यहां से पढ़ना पड़ेगा।
ये प्रौद्योगिकी आवश्यकता करना है। एक चौथा आयाम समय, चौथा आयाम जो है वो समय है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या आता है ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर भी ध्यान रखती है और व्यवसाय, व्यापार और प्रौद्योगिकी की आधुनिक गतिशीलता से निश्रित है। निश्रित है मतलब इसके अंदर समाहित की हुई है, और जो निरंतर बदलते लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। हमारा यह मानना है कि इस चौथे आयाम के संदर्भ में क्या मतलब इसके अंतर्गत क्या चीज आती है, वो आंसर की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखो, जनता की आकांक्षाओं में निरंतर हो रहे परिवर्तन, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था तथा सामरिक महत्व वाले हित के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो संदर्भ में यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, जनता की आकांक्षाओं में निरंतर हो रहे परिवर्तन, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था और सामरिक महत्व वाले हित के परिप्रेक्ष्य, ये हमारे पास में आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। अब देखना यह है कि ये कहां पर लिख रखा है, कम प्रदूषण, सॉरी चौथा क्वेश्चन था ना, तो ये हमारे पास में देखो जी, जन आकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलता, सामरिक महत्व और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था, तो ए सी डी हमारे पास में होगा जी। इन तीनों को हम टिक लगा देंगे, ए सी डी दूसरे नंबर पे, दूसरे का टिक आप लोगों ने कर दिया जी। आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा कितना मिनट गया, 2 मिनट गया, और आपके पास में 2 मिनट लगाने के बाद में हाथ में क्या है, पांचों क्वेश्चन के कीवर्ड और एक क्वेश्चन का आंसर और लगभग 25% तक का पैराग्राफ। तो ये सब चीजें आपके हाथ में, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे डाउन नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे सर आधुनिक गतिशीलता भी हमने कहीं ना कहीं अभी देखा था सर, तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमने जो ये चौथे आयाम वाली लाइन पढ़ी थी, यहां पर था ये चौथा आयाम। इसके आगे से देखते हैं तो समय जो चौथा आयाम है पर ध्यान रखती है, जो व्यवसाय, व्यापार और प्रौद्योगिकी की आधुनिक गतिशीलता से निश्रित है। अब ये निश्रित है आधुनिक गतिशीलता से, यहाँ पर इसकी विशेषता की बात कर रहा है, चौथे आयाम की विशेषता की बात कर रहा है, ना कि इस चौथे आयाम के अंतर्गत क्या आता है उसकी। अंतर्गत आने की बात हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि क्या चीज इंगित करता है, तो हमारे पास में इंगित करने के लिए तो जनता की आकांक्षा और वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था और सामरिक महत्व है, लेकिन विशेषता की अगर बात करता तो हम आधुनिक गतिशीलता की ओर जाते, तो इस क्वेश्चन के लिए आधुनिक गतिशीलता आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। मानव इतिहास के मूल में प्रौद्योगिकी विकास समाया है और इसका उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियां अधिक उत्पादक रोजगार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अधिक उत्पादक रोजगार आ गए जी। देखा देखा सा लग रहा है, आपने अपने पन्ने के अंदर देखना है कौन से क्वेश्चन में था, लेकिन मेरे पास में पन्ना नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा जी। अधिक उत्पादक रोजगार यहाँ पर हमारे पास में ये रहा जी, ये रहा अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है। तो अधिक उत्पादक रोजगार के लिए क्या चीज आवश्यक है ये हमने देखनी है। तो ये अधिक उत्पादक रोजगार कहां पर आया था, ये हमारे पास में यहाँ पर आया था, और ये लाइन जो है वो मानव से शुरू हो रही है, तो हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। मानव इतिहास के मूल में प्रौद्योगिकी विकास समाया रहता है और इसका उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियां अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने तथा मानव कौशलों को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या है, प्रौद्योगिकी विकास समाया रहता है और इसका उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियां उत्पादक रोजगार पैदा करने में, तो प्रौद्योगिकी विकास समाया रहता है और इसका उपयोग यहाँ पर हमारे पास में है। तो आप इसके आंसर की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना। हमने पढ़ा है क्या, नहीं सर ये तो कुछ नहीं पढ़ा। भू राजनीतिक सोच विचार पढ़ा है क्या, ना जी ना, कहीं नहीं पढ़ा। विशाल उद्योग कहीं पढ़ा है क्या, नहीं सर कहीं भी नहीं पढ़ा। प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग, हमने प्रौद्योगिकी का प्रयोग देखा था ऊपर, अब यहाँ पर व्यापक लगा दिया और अनु लगा दिया गया, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो चौथा जो है वो आपके पास में आंसर हो जाएगा। अब ये आपके पास में एक सिंपल सा तरीका मैं आपके साथ में डिस्कस कर सकता हूँ, तो ये तरीके से अगर आप बढ़ते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास में इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी तो आप उसे अपना सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा था हमने कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था महत्वपूर्ण। प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोग के बिना हम आने वाले समय में अपने लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। देश की सामरिक शक्तियों के साथ प्रत्यक्ष संलग्नताएं विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद में आधिकारिक स्पष्ट होती जा रही है। कई मूल अनुक्षेत्रों में स्वयं भारत की शक्ति उसको भू राजनीतिक संदर्भ में यथोचित शक्ति की स्थिति में रखती है। एक विकसित देश बनने के आकांक्षी किसी भी देश के लिए विभिन्न सामरिक प्रौद्योगिकी में शक्ति संपन्न होना एवं स्वयं की सृजनात्मक शक्ति के माध्यम से उन्हें निरंतर अद्यतन करते रहने की सामर्थ्य भी आवश्यक है। जन अभिमुखी कार्यों के लिए भी चाहे विशाल स्तर पर उत्पादनशील रोजगार का सृजन
या जनता की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, या फिर जीवन यापन की बेहतर स्थितियां हो, दोनों दृष्टि से प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण आगत है। अब देखिए जी, महत्वपूर्ण आगत की बात हमने कौन से क्वेश्चन लिखी थी, ये कीवर्ड मैंने आपको लिखवाया था। ध्यान से देखें तो हमें अपने को पता लगता है कि भाई ये देखो जी, ये देखो प्रौद्योगिकी आगत की बात तीसरे क्वेश्चन में की गई थी। और क्या क्वेश्चन था, प्रौद्योगिकी आगत के लाभ का परिणाम क्या होगा, प्रौद्योगिकी आगत के लाभ का परिणाम हमसे पूछा गया है। तो हमने प्रौद्योगिकी आगत जो है वो यहाँ पर देखी है, ये लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है और जन अभिमुखी से शुरू हो रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। जन अभिमुखी कार्यों के लिए भी, चाहे विशाल स्तर पर उत्पादनशील रोजगार का सर्जन हो, या जनता की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, या फिर जीवन यापन की बेहतर स्थितियां हो, दोनों दृष्टि से प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण आगत है। कौन सी दोनों दृष्टि, जीवन यापन की बेहतर स्थितियां और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, ये दो हमारे पास में लाभ इसके निकल कर आए हैं। अब ये दो लाभ हैं तो आंसर में देख लेते हैं कहां पर ये दो लाभ लिखे गए हैं। क्या संयंत्र मशीनरी का आयात नहीं लिखा दिखा था, ना जी ना। पर्यावरण संबंधी मुद्दे, ना जी ना। लोगों का गरिमा में जीवन, ये भी देखने को तो नहीं मिला, लेकिन इसका रिलेशन कुछ ना कुछ बैठ रहा है, तो एक बार छोड़ो। अनियंत्रित प्रौद्योगिकी समृद्धि, ना जीना। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जीवन यापन में अगर सुधार कर लिया जाए, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर सुरक्षा दे दी जाए, तो वो क्या है, वो गरिमामय जीवन ही है। एक तरीके से हाई स्टैंडर्ड का जीवन ही यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपके पास में तीसरा नंबर आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। जो रिलेशन की बात मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताते वक्त की थी कि जो आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन के रिलेशन वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो रिलेशन वाला यहाँ पर है डियर। ये देखो जी, इस तरीके से रिलेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो लगभग 10-15 मिनट हमें हो चुके हैं। आप कहेंगे सर ये तो तरीका बहुत बड़ा हो गया, पर ये बड़ा नहीं है। इस चीज की अगर आप प्रैक्टिस करने जाएंगे ना, तो ये तरीका आपको बहुत ज्यादा छोटा लगेगा, ये मैं वादा कर देता हूं आप लोगों से। इस तरीके के अलावा कोई तरीका आपको सूटेबल नहीं लग सकता, और मैं कह रहा हूं कि कोई भी तरीका आप अपना लेना, इसके अलावा सारे के सारे तरीके आपके धरे के धरे रह जाएंगे एग्जाम के अंदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है डियर। अगर मैंने 5 बार क्लियर किया है, अगर मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, नेट के स्टूडेंट के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो उन सब का निचोड़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर आपसे कोई फीस नहीं ली, और मैं फिर भी अपना दिमाग लगा रहा हूँ, अपना मत्था यहाँ पर खपा रहा हूँ ना, तो आपकी मदद करने के लिए खपा रहा हूँ। और इस चीज का आप लोग भी आभास कर सकते हैं डियर। तो मैं आपके फायदे की बात यहाँ पर करूंगा। लोगों को जो यहाँ पर गरिमामय जीवन की बात कर रहा है, ये एक तरीके से रिलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वर्ड देखने को नहीं मिला, जीवन यापन की यहाँ पर बात नहीं कर रखी, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की सुरक्षाओं की बात यहाँ पर नहीं कर रखी, गरिमामय जीवन की बात करके। तो आप दिमाग खुला रखेंगे तो आपको पता लगा रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास में तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आ गया। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहां तक हमने कर लिया था। प्रौद्योगिकी पर अपेक्षाकृत अधिक बल की अनुपस्थिति से निम्न स्तरीय उत्पादकता और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मार्ग प्रशस्त भी मैंने आपको कहीं ना कहीं कीवर्ड लिखवाया था। आपने पन्ने में देख के सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना, लेकिन मेरे पास में पन्ना नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, तो मुझे देखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है जी आप लोगों के लिए, प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो देख लेते हैं जी किसका मार्ग प्रशस्त होगा। ये लाइन हमारे पास में आगत के जस्ट आगे से शुरू हो रही थी, यहां से शुरू हो रही थी। प्रौद्योगिकी पर अपेक्षाकृत अधिक बल की अनुपस्थिति, यानी कि प्रौद्योगिकी पर अगर बल नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, निम्न स्तरीय उत्पादकता हो जाएगी और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी हो जाएगी। ये दो कारण हमारे पास में आया है। चलो जी इसको देख लेते हैं। निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन आ गया जी, और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी आ गई। ये दो ही थे जी, पर एग्जाम में आपके पास में ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 3-3 के दे रखे हैं, यानी कि कम प्रदूषण और अत्यंत गरीब लोगों का सबसे अधिक नुकसान, ये इन दोनों में से भी कोई इंक्लूड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के आगे भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, यही तो बात थी, क्यों मुलाकात थी। निम्न स्तरीय उत्पादकता या निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन से जुड़े क्रियाकलाप अंततः अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे पास में जो आंसर इंक्लूड हुआ था वो क्या था, निम्न स्तरीय उत्पादकता, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, और इन दो कारणों की वजह से एक तीसरे ने और जन्म ले लिया, वो था अत्यंत गरीब लोगों का नुकसान। तो आगे की ओर हमने पढ़ा तो हमारे पास में तीसरा पॉइंट भी आ गया, और हमने दूसरा बी सी और डी को टिक लगा दिया। तो बी सी डी एक नंबर पे है। तो चौथे क्वेश्चन, बेसिकली पैसेज का चौथा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, और दूसरे नंबर वाले को हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपने जो ऊपर से पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया है, ऊपर से पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आप नीचे तक आए हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं मिला है। तो ये बात आपके लिए काफी सोचने वाली है।
अगर आप रीडिंग कंप्रीहेंशन करने जा रहे हैं और पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया और पहले क्वेश्चन को पढ़ के आप उसे पैसेज में ढूंढना शुरू करेंगे तो आप देखो पूरा पैसेज आपका लगभग खत्म होने को आया है, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन का कीवर्ड नहीं मिला, तो देखो कितना डिमोरलाइज आप हो जाओगे। तो इसलिए यही है कि आप अपनी फोर्स को यहाँ पर बचा पाओ, इसलिए पांचों क्वेश्चन के कीवर्ड आपके पास में एटलीस्ट होने चाहिए। एक क्वेश्चन पढ़ोगे और उसके बाद पैसे में जाओगे तो आपकी फोर्स जो है वो खराब हो जाएगी। खैर आगे की ओर बढ़ते हैं जी। हमारे पास में आगे लाइन है, हमारी जनता को एक नए जीवन तक पहुंचाना और वह जीवन प्रदान करना जिसके लिए वह हकदार है, इस बारे में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता करना महत्वपूर्ण है। व्यापार और जीडीपी में वृद्धि की दृष्टि से एक बड़ी आर्थिक शक्ति होने का आकांक्षी भारत विदेश में डिजाइन की गई निर्मित टर्न की परियोजनाओं की शक्ति या केवल संयंत्र मशीनरी उपकरण और तकनीकी ज्ञान के बल पर सफल नहीं हो सकता। अल्पकालिक यथार्थों पर ध्यान देते हुए हमारे उद्योगों में मध्यम एवं दीर्घकालीन रणनीतियों द्वारा प्रौद्योगिकी शक्तियों को विकसित करना और विकसित भारत की कल्पना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, विकसित भारत की कल्पना हमारे पास में आ गया। क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमारे पास में विकसित भारत की कल्पना था। क्वेश्चन क्या है, विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है, यानी कि क्या आवश्यक है। तो ये लाइन हमारे पास में कहां से शुरू हो रही है, ये लाइन हमारे पास में यहाँ से शुरू हो रही है, तो फिर से पढ़ लेंगे। अल्पकालिक यथार्थों पर ध्यान देते हुए हमारे उद्योगों में मध्यम एवं दीर्घकालीन रणनीतियों द्वारा प्रौद्योगिकी शक्तियों को विकसित करना विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है। तो क्या चीज आवश्यक है, प्रौद्योगिकी शक्तियों को विकसित करना, ये हमारे पास में आंसर में इंक्लूड होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं जी कहां पर लिखा गया है। विदेश में तैयार की गई, ना ना ना। लघुकालिक परियोजना पर ध्यान केंद्रित, ना 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 ना। सकेंद्रिक प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास, हाँ जी, सकेंद्रिक प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास, प्रौद्योगिक शक्ति का विकास और सकेंद्रिक। सकेंद्रिक का मतलब बेसिकली होता है कि सिर्फ इसी पर, तो सकेंद्रिक लगा दे तो उससे आंसर थोड़ा बदल जाएगा, आंसर तो यही रहेगा। चौथा भी देख लेते हैं, प्रमुख आर्थिक शक्ति, ना 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 ना। तो हमारे पास में तीसरा जो है वही इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपके साथ में जो स्ट्रेटजी डिस्कस की है वो निचोड़ के रूप में लाया हूं। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। अब आप लोगों ने जो काम करना है वो है इसकी जितनी हो उसके प्रैक्टिस करने का, जितनी हो उसके प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि आपकी रीडिंग की स्किल जो है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि आप पैराग्राफ को जल्दी पढ़ सकें। ये नहीं होना चाहिए कि आप पैराग्राफ को पढ़ ना पाए, स्पीड आपकी जो है वो पढ़ने की वो थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। तो ऐसे में आप अखबार वगैरह पढ़ना शुरू करें, कोई आपके पास में डॉक्यूमेंट आए तो उसे पढ़ना शुरू करें, तो आपकी रीडिंग की स्पीड थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि जैसे लाइन लिखी गई है तो ऐसे लिखेंगे, डू नॉट अटेम्प्ट कंप्रीहेंशन को, इस तरीके से नहीं है, ऐसे फ्लो में आपको पूरा तेजी से पढ़ते हुए होना चाहिए, जैसे डू नॉट अटेम्प्ट कंप्रीहेंशन क्वेश्चन वेरी फास्ट, इस तरीके से आपके पास में होना चाहिए कि आप तेजी से लाइनों को पढ़ सकें। अब बात मैं आपके साथ में एक मैच्योर लेवल की करता हूं। ये जो मैंने आपके साथ में स्ट्रेटेजी डिस्कस की है ये आपके पास में काम आएगी सिर्फ और सिर्फ नहीं 90% तक के केसेस में। ये जो स्ट्रेटजी है वो 90% तक के केसेस में डिस्कस हो जाएगी और आपके 100% काम आ जाएगी। 10% केसेस ऐसे हैं जहां पर ये स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आएगी। वो 10% केसेस क्यों कौन से होंगे मैं आपको बताता हूं। इस पैराग्राफ को आप देखें तो पूरी स्क्रीन को इस पैराग्राफ ने यहां पर कवर कर लिया है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आप कह सकते हैं। जब एग्जाम में आपके पास में बड़ा पैराग्राफ आए यानी कि जिसमें लाइनें बहुत सारी होंगी तो उसके अंदर आपके पास में ये स्ट्रेटजी काम आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास में पैराग्राफ इस लेंथ का आता है, इन 5-7 लाइनों को इंक्लूड करते हुए आता है, इसका मतलब ये कि ये पैराग्राफ छोटा है। तो अगर ये पैराग्राफ छोटा है तो ये वो 10% वाले के अंदर आ चुके हैं जी, जिसके अंदर जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है वो काम नहीं है। ये जो 10% तरीके के पैराग्राफ होते हैं ये कम लाइनों को इंक्लूड करते हुए, इसका मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग के हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए तो आपको अपने तरीके से ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें आप चाहो तो एक क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद में पैराग्राफ में जाओ, चाहो तो आप पैराग्राफों को पढ़कर खुद की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उसका मतलब निकालो और उसके बाद में क्वेश्चन पे जाओ। तो ये तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई। इस तरीके के 10% रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें लाइनें कम होगी। उसका मतलब ये है कि वो डेप्थ वाला है। उन लाइनों के अंदर आपको एक भी शब्द नीचे दिए गए क्वेश्चन से मैच करता हुआ नहीं मिलेगा, ना ही उनका कोई रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा डेप्थली उन लाइनों का मतलब वहां पर समझना होगा और अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उन क्वेश्चंस को यहां पर सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि 10% क्वेश्चन जो होंगे वो इस तरीके के होंगे जिसमें पैराग्राफ छोटा और क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एकदम अलग तरीके के वहां पर दिए जाएंगे। वो चीज मैं आपको यहाँ पर नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो चीज आप खुद यहाँ पर करें तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा।
ये जो बड़े तरीके के पैराग्राफ हैं, यानी कि 90% तक के केसेज में आपके पास में जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है वो आपके काम आ जाएगी। तो एक टीचर होने के नाते मैं आपके साथ में ये बात करना चाहता था और मैंने ये बात आपके साथ में कर दी है। ये मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको इन चीजों से पहले ही अवगत करवा दूं, कहीं एग्जाम में जाके आपका जो अटेम्प्ट है वो खराब ना हो जाए। तो अब आपने जो काम करना है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का करना है। इस वीडियो को एक बार फिर से देखना चाहें तो जरूर यहाँ पे देख लीजिएगा, ताकि एक भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो जाए। ये जो पॉइंट्स मैं आपके लिए टिप्स के लिख कर लाया हूँ, ये आपने खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि इस चैनल ने जो आपके लिए किया है उसमें आपको लगता है कि काफी मदद आपकी हो रही है, तो आप चैनल के सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है, और अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी भी है। इस यूपीआई आईडी पर भी आप चैनल के सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, चैनल ने वास्तव में आपको कुछ सिखाया है, आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो इस पर कंट्रीब्यूट आप कीजिएगा। चैनल ने आपके लिए क्विज ग्रुप बना रखे हैं आपकी मदद के लिए। पेपर 1 का अलग ग्रुप है, पेपर 2 का अलग ग्रुप है। अब तो पेपर बहुत पास में है, एग्जाम बहुत पास में है, तो ऐसे में इनको आप जरूर डिस्कस कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। प्राइस इसका 99, इसका भी 99, और कॉम्बो पैक अगर आप लेते हैं तो 149 का आपके लिए रखा गया है। ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो जल्दी से मुझे बताना शुरू कर देंगे, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप में, जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल हैं उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी जान पाए कि किस तरीके से रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को किया जाता है, क्या टिप्स उनके लिए हैं, क्या ट्रिक्स उनके लिए हैं, ताकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन को वो आसानी से यहाँ पर कर सकें और उनकी जो परेशानी है रीडिंग कम्प्रीहेंशन को लेकर वो यहाँ पर दूर हो सके। तो इस वीडियो को देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।